नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत न्यूज़पेपर से लिए गए 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं आज का पहला टॉपिक, लेकिन इससे पहले एक सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से जीएस फाउंडेशन का कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप न केवल ऑफलाइन क्लासेस कर पाएंगे बल्कि आप लाइव कोर्स के माध्यम से देश में कहीं भी बैठे और दिल्ली नहीं आना चाहते हैं तब भी क्लासेस कर पाएंगे। ये जो बैच है ये 30 मई से प्रारंभ हो रहा है। क्लासेस की टाइमिंग 6:30 बजे रहेगी। और आप इस कोर्स के बारे में यदि फीस स्ट्रक्चर पूछना चाहते हैं, एडमिशन लेने का प्रोसीजर पूछना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है तो देखिए स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और ये तो मैं आपको हर बार ही बताती हूँ और आप जानते भी हैं, संस्कृति आईएएस में बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाता है और आप चाहे लाइव क्लासेस ले या ऑफलाइन क्लासेस ले, सेम फैकल्टीज ही आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा देखिए जो सबसे पहला टॉपिक है यह है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। न्यूज़ आई थी फ्रंट पेज पर ही कि जो यासिन मलिक थे उनको देखे टेरर फंडिंग के मामले में सज़ा मिल गई है। तो जो ये कंटेक्स्ट है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमसे कोई नहीं पूछने जाएगा कि टेरर फंडिंग में किसको सज़ा मिल गई, लेकिन हाँ, इनको जो सज़ा मिली है, कौन सी एजेंसी इसके पीछे काम कर रही थी, कौन सा वो कोर्ट था, इस तरह की जो स्टैटिक आप कह सकते हैं चीज़ें बनती हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में समझते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कौन सी आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री के अंदर आती है या फिर क्या कौन सा एक्ट है, बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि 2008 में मुंबई पर जो है आतंकवादी हमले हुए, तो उसके बाद ये बात महसूस की जाने लगी, कोऑर्डिनेशन वगैरह में थोड़ा लैक रहा था, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। तो ये ज़रूरत महसूस की जाने लगी एक संघीय एजेंसी होनी चाहिए जो न सिर्फ केंद्र के लेवल पर बल्कि राज्य के लेवल पर भी पावर रखती हो। और उस संघीय एजेंसी को सिर्फ और सिर्फ ये जो आतंकवाद है, ये जो टेररिज्म है, इसकी चुनौती का सामना करने के लिए बनाया जाना चाहिए। तो देखिए आतंकी हमलों की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में जहां से धन उपलब्ध कराया जाता है या फिर कोई भी अदर चीज़ है, इस सब के लिए जांच करने के लिए एनआईए का गठन किया गया। और जो सीबीआई है, इसका एक डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। एनआईए तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगी, सीबीआई हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जब कभी न्यूज़ में आएगा फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा, अगर बात हो आतंकवाद की, टेररिज्म की, तो ये जो है एनआईए के अम्ब्रेला में चला जाता है। वहीं अगर भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, देखिए अगर टेरर फंडिंग के लिए पैसा जा रहा है तब तो एनआईए के पास चला जाएगा। लेकिन जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, इन्होंने जो पैसे की घपलाबाजी की है, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें, हालांकि इसके लिए भी एक अलग एजेंसी काम कर रही है, बट स्टिल अगर करप्शन की बात हो रही है या फिर कुछ आप कह सकते हैं संगठित अपराधों की बात हो रही है, तो देखिए वो सीबीआई संभालती है। तो ये कीवर्ड ध्यान रहेगा, अगर टेरर की बात कर रहे हैं तो एनआईए की बात करेंगे, राइट। आइए अब देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक्चुअली जो ऑफिशियल नेम है वो देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, और अंग्रेजी में तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आप जानते हैं। तो देखिए आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक संघीय जांच एजेंसी है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखा कि इसका आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संघीय जांच एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, इसको ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद देखिए ये जो केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, इसके रूप में काम करती है, और इसके पास एक पावर है कि राज्यों से विशेष अनुमति के बिना आतंकवाद संबंधी जो भी घटनाएं हैं, जो भी जांच करनी है, उससे निपटने के लिए सशक्त है। सीबीआई के मामले में हमने पढ़ा था कि सीबीआई को अगर राज्यों में जाकर कोई विशेष जांच करनी पड़ती है तो या तो उसको राज्यों से केस बाय केस अनुमति लेनी पड़ती है या फिर राज्य जनरल कंसेंट दे देते हैं कि हमारी तरफ से सामान्य सहमति है, आप आकर जो है कर सकते हैं। लेकिन एनआईए के मामले में ऐसा आवश्यक नहीं है, उसके पास पावर है कि वो बिना किसी परमिशन के, बिना कोई जी हजूरी के सीधे जाकर जांच कर सकती है, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि अस्तित्व में कैसे आई थी। तो एक एक्ट के द्वारा देखिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 जब लागू हो गया था, इसके
साथ ही अस्तित्व में आई थी। इस अधिनियम के तहत कौन सा जांच एजेंसी विधेयक 2008, इसके अंतर्गत अपराधों की क्या है, एक सूची बनाई गई है। ठीक है, एक लिस्ट बना दी है कि भाई ये जो क्राइम्स होंगे इन पर एनआईए जो है विचार करेगी। तो सूची बनाई गई है जिन पर एनआईए जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। और ये जो सूची है इसके अंदर कौन कौन से अपराध आते हैं, ये देखिए 2 एक्ट से बेसिकली आते हैं। पहला तो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। दूसरा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ वाला एक्ट है हमारा, इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी और इस एक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो कानून है इनके तहत जो सूचीबद्ध अपराध हैं, ठीक है, वो कहाँ आते हैं, वो देखिए इस एक्ट की सूची में आते हैं जिन पर एनआईए को जो है जांच करने का अधिकार दिया गया है, राइट। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए जो एनआईए एक्ट 2008 वाला है, इसकी जो धारा 7 है, इसके अनुरूप जो है केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए को मामले सौंपे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमने जाना है कि ये जो जांच करती है स्वतंत्र रूप से करती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जांच के बाद जो मामले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बल्कि एनआईए का ही एक विशेष न्यायालय है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशल कोर्ट, इसके समक्ष जो है इसको रखा जाता है। इसको ध्यान रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। इसके बाद देखिए जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 है, जिसकी मैंने अभी बात बताई, तथा कुछ सूचीबद्ध अपराध हैं जिनके तहत अगर अभियुक्त पर मुकदमा चलाना है तो इसके लिए एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। ये एक अपवाद के रूप में स्टेटमेंट है, तो इसलिए ध्यान रखनी है। देखिए जनरली तो राज्यों से तो परमिशन नहीं ही चाहिए, राइट। उसके अलावा जो एक सूची दे दी गई है एक्ट में, उसमें जो अपराध मेंशन किए गए हैं, जिसके अंदर एटॉमिक एनर्जी वाले एक्ट के अपराध और जिसके अंदर जो हमारे यूएपीए वाले एक्ट के तहत जो अपराध है वो आते हैं, उन पर जांच कर सकती है। लेकिन एक अपवाद है कि यूएपीए एक्ट के तहत आने वाले कुछ अपराध और सूची के अंदर भी कुछ अपराध हैं जिन पर अगर अभियुक्त के ऊपर मुकदमा चलाना है, जांच की बात नहीं, मैं मुकदमे की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर देखिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इतना जो है हम समझ गए। इसके बाद देखिए कौन कौन से मामलों में जांच और अभियोग ये चलाती है, किसके लिए केंद्रीय एजेंसी है। तो अगर भारत की संप्रभुता, सॉवर्निटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले कोई अपराध है, परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध, ठीक है, जो एटॉमिक एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अगर उनके विरुद्ध अपराध होते हैं। इसके अलावा जो उच्च गुणवत्ता युक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, एक तो नकली करेंसी ऐसी होती है कि आप देखते ही पहचान लोगे, बचपन में हम खेलते होते थे ना उससे, लेकिन एक ऐसी हाई क्वालिटी की फेक करेंसी जो मार्केट में उतारी जाती है रियल करेंसी का स्थान लेने के लिए। तो वो सारे जो मुद्दे हैं, ये इन वाली जो श्रेणियों के अंदर मुद्दे हैं, ये देखिए एनआईए के अंदर आते हैं, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये भी कहीं ना कहीं एक अपराध से ही मिला जुला है। तो देखिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए द हिंदू में छोटी सी न्यूज़ आई थी, यहाँ पे तो आपको शायद बड़ी दिख रही होगी, बट हिंदू में छोटी सी थी। इसमें क्या था, एक आईएएस ऑफिसर है झारखंड के, ठीक है, उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है। क्यों लिया गया है, देखिए ये जो हमारे पूजा सिंघल थे, ठीक है, एक सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर थे झारखंड से, इन्होंने क्या किया है, जो नरेगा फंड था, ठीक है, उसका मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो ऐसे आईएएस ऑफिसर तो नहीं बनना है किसी को, भगवान ना ही बनना है। तो आप लोग ये प्रतिज्ञा ज़रूर कीजिएगा, जब आपका एग्ज़ाम निकलेगा तो आपका नाम न्यूज़पेपर में इस तरह के मामलों के लिए तो नहीं आना चाहिए। अच्छे काम कीजिए, है ना, इसीलिए तो आप बन रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर। खैर, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है, तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, और दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, क्योंकि ये क्राइम है, इसको रोकने के लिए कौन सा कानून भारत में है। तो एक आर्टिकल से अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे चीज़ों को निकाल के, तो हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं।
देखिए, भारत के द्वारा संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, कौन सा? धन शोधन निवारण अधिनियम। धन शोधन का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, जिसका उद्देश्य जो काला धन है उसको सफेद करने से रोकना है, और इसमें धन शोधन से प्राप्त जो मनी है उसको जब्त करने का भी प्रावधान है। दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक ब्लैक मनी क्या होता है, और एक आप कह सकते हो उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने अपने जो कमाई है, जो आय है, उस पर क्या है? टैक्स देना होता है, तभी तो सरकार उस टैक्स के बदले जो है रोड बनवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय पे टैक्स चोरी करें और अपनी आय का खुलासा ना करें, उसे छुपा के रखें, तो देखिए वो आपका काला धन कहलाता है। लेकिन अब ये काला धन जब आपने सिस्टम से छुपा के रखा है तो उसको वापस सिस्टम में लेकर आना है, तो आप क्या करते हैं? कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं, कुछ ऐसी सोर्सेज से पैसा घुमा घुमा के लाते हैं कि जो जांच एजेंसीज है उनको उस पैसे की सोर्स का नहीं पता चल पाता, एंड देन उस पैसे को आप मार्केट में उतार देते हैं, फिर अपना फर्दर बिजनेस करने लगते हैं। तो ये अपने काले धन को वाइट मनी में, ठीक है, बदल दिया है। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धोना, जैसे हम गंदे कपड़े धुल के साफ कर देते हैं, इसी तरह काले पैसे को धो के सफ़ेद पैसा बनाना जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, ठीक है। तो जो ब्लैक मनी है, दिस इज़ अ ब्रॉड टर्म। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं बुक्स बनाने का काम करती हूँ, मेरा पब्लिकेशन जो है बुक्स छापता है, इट्स अ गुड वर्क, राइट। लेकिन मान लीजिए मैं अपनी सोर्स छुपाती हूँ गवर्नमेंट से, बहुत सारा पैसा बचा लेती हूँ और दिखाती हूँ मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, और मैं टैक्स नहीं भरती हूँ, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है। लेकिन जो काला धन आप समझते हैं जो सफ़ेद करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो आपने गलत तरीक़ों से कमाया। जैसे आप ड्रग्स का अगर धंधा कर रहे हैं, वहाँ से जो आपका पैसा आया है, तो उस पैसे को अगर आप लेकर आ जाएंगे मार्केट में सीधे सीधे, तो आपसे पूछा जाएगा भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप ये तो नहीं कह सकते भाई मैंने ड्रग्स से कमाया है, राइट, भले ही आप टैक्स दें या ना दें, इट्स अ क्राइम ना ड्रग्स बेचना। तो उस पैसे को अब आप क्या करेंगे? भाई पैसा पड़ा पड़ा तो ख़राब हो जाएगा, आपको बाज़ार में लेके आना। आप चाहते मैं शेयर में लगा लूँ, आप चाहते मैं प्रॉपर्टी में लगा लूँ, बड़ा नाम मेरा हो जाएगा, तो आप उस पैसे को घुमा देते हैं, इतना घुमा देते हैं कि जब इनकम ऑफ सोर्स बताना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप बता पाते हैं और जांच एजेंसियां उसको पकड़ नहीं पाती, तो आपने उस पैसे को धो के सफ़ेद बना दिया। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, राइट। अब देखिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम जो है ये 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ था। इसके बाद इसमें 2005 में, 2009 में, 2012 में जो है संशोधन किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इसके अंतर्गत जो क्राइम्स होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनकी जांच करने के लिए जो जिम्मेदार अथॉरिटी है वो प्रवर्तन निदेशालय है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो ईडी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि अवैध तरीके से, गलत तरीके से आपने जो पैसा कमाया है, ठीक है, उसको वैध तरीके से सफ़ेद धन में परिवर्तित करना, ठीक है। ये धनराशि को छुपाने का एक तरीका होता है, राइट। और पैसे को देखिए लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है एकीकरण। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये इस वाली प्रक्रिया में आप पैसे को जो है अपना जो तहखाना आपने छुपा रखा था वहाँ से लेकर आते हैं, ठीक है। पैसा आपने प्लेस किया, बाहर लेके आई, उसके बाद आती है लेयरिंग। अब उस पैसे को आप धुलते हैं, उसके ऊपर परतें चढ़ाते हैं ताकि कोई उसका असलियत न जान सके। जैसे मान लीजिए आपने हवाला के जरिए पैसे को ऐसे देशों में पहुँचाया जहाँ पर वो इनकम ऑफ सोर्स की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो दूसरों के साथ साझा करने से बचते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज़, आप ये नाम आपने सुना होगा। तो हवाला के माध्यम से मान लीजिए आपने पैसा भिजा दिया, तो हवाला के माध्यम से जब आप पैसा भिजा रहे हैं तो ये तो हो गया आपका क्या है? प्लेसमेंट। फिर जब हवाला के माध्यम से पूरा चैनलाइज हो रहा है, ये आपकी लेयरिंग है। उसके बाद आपने क्या किया? फोर्स से किसी कंट्री के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट फॉर एग्जांपल मॉरिशस, ठीक है, वहाँ पे इस पैसे को आपने बैंक अकाउंट में फाइनली जमा करवा दिया। ये आपकी क्या हुई? पूरी की पूरी लेयरिंग होगी। अब मॉरिशस में आपने एक नकली कंपनी खोल ली और आपने कहा भाई हम क्या करते हैं? हम जहाज़ बनाते हैं, राइट। हालांकि जहाज़ नहीं, कुछ आप ऐसा काम बताएंगे, हम कोई सर्विस देते हैं, ठीक है। हम क्या, हम प्लास्टिक के डब्बे बनाते
हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि मॉरिशस में हमारी कंपनी है प्लास्टिक के डब्बे बनाने की, वहाँ से हमें ये पैसा मिला है, तो अब उस पैसे को आप वापस भारत भेजेंगे और भारत की शेयर मार्केट में लगा लेंगे, रियल एस्टेट में लगा लेंगे, और वो पैसा आपका वाइट बन गया, क्योंकि लोगों को तो लग रहा है आप कमा के लाए हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। जो थर्ड होगा तो वो एकीकरण, इंटीग्रेशन होता है, मार्केट के साथ पैसे को आपने जोड़ दिया है। राइट, समझ गए? चलिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थी। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम आया था और ये थोड़ा न्यूज़ में आ भी रहा है ज़्यादा, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके अंदर में जो राजस्व विभाग है उसके अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत, है ना, कानूनों से, आप कहते हैं इस तरह के जो कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। तो पहले इसका नाम क्या था? एक प्रवर्तन इकाई। लेकिन फिर बाद में 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया, और अभी कहाँ आती है? तो राजस्व विभाग में ये आता है। अच्छा, कौन कौन से कानूनों को लागू करता है भाई, किनका उल्लंघन होगा तो ये जो है आप पे जांच करेगा। तो पहला तो आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फेमा इसको बोलते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। ठीक है, तो इन दो कानूनों का नाम याद रखना है जब भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात आए। राइट, चलिए अब इसके बाद हमारा देखिए थर्ड टॉपिक है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। ये भी हिंदू के अंदर एक छोटी सी न्यूज़ आई थी और वहाँ से मैंने देखा कि अच्छा यहाँ से ये वाला टॉपिक हम पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो पोल पैनल मूव्स अगेंस्ट नॉन एग्जिस्टेंस पार्टी, दरअसल ये तो नहीं समझ में आता। यहाँ देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसने डिसाइड किया है कि वो एक ग्रेडेड एक्शन स्टार्ट करेगा करीब 2100 से ज़्यादा ऐसी रजिस्टर्ड पार्टी जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो आप क्या कहेंगे इनको? RUPP, ठीक है, एस, यानी कि रजिस्टर्ड हैं बट अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, आपने अपने आप को एक राजनीतिक दल के रूप में दर्ज करा लिया क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ता उनको, लेकिन आप अनरिकॉग्नाइज्ड है, आप कुछ काम ऐसा कर नहीं रहे, चुनाव लड़ने का आपका कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज कि कुछ फ़ायदे मिलते हैं एक राजनीतिक दल के रूप में दर्ज होने पे, रजिस्टर्ड होने पे, तो आपने खुद को ऐसा कर लिया। तो अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है, इसके तहत कुछ पावर्स उसको मिलते हैं और वो इन बेकार वाले राजनीतिक दलों को क्या है धीरे धीरे हटाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। तो वो तो करेगा, हम देखेंगे, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला थी कि दो एक्ट थे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, दूसरा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। दरअसल जो चुनावों की तैयारी हुई कि हाँ भाई भारत आज़ाद हो गया है, नई सरकार बनानी है, चलो चलो चुनाव करते हैं, तो ये जो हुआ ये 1950 से हुआ, तैयारी और ध्यान रखिएगा। लेकिन जो एक्चुअल चुनाव हुए, चीज़ों की प्रक्रिया बताई गई, डिटेल प्रोविजंस हुए, वो सारा 1951 वाले से हुआ। ठीक है, तो तैयारी हुई 50 वाले से, एक्चुअल चुनाव हुए 51 वाले से। इतना ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, दोनों एक्ट के कुछ प्रावधान मान लीजिए आपको दे दिए जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार किस में आएगा, तो थोड़ा आप जो है गेस कर सकते हैं। खैर, अभी 50 वाला देखते हैं। तो इसमें चुनावों से संबंधित सभी प्रावधान क्या है, नहीं थे, राइट, बल्कि इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए सीटों का आवंटन, चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन की व्यवस्था, इसके अलावा मतदाता की अर्हता, मतदाता सूचियों के निर्माण का प्रावधान किया गया था। अब आया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें क्या है, सदन के दोनों सदनों तथा प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव, इन सदनों के लिए अर्हता और अयोग्यता, यहाँ तक कि भ्रष्ट आचरण, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय, ये सब बाद में अपनाए जाने वाले उपायों पर छोड़ दिया गया था कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ये बाद में करेंगे। अब भ्रष्ट आचरण आपको जो है देखना है, ठीक है, चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो ये देखना है, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसीलिए इन बिंदुओं पर जो है कौन लेकर आया गया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को लेकर आया गया। ठीक है,
अब 1951 वाला मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बहुत सारी धाराएं हैं, देयर आर सो मैनी चैप्टर्स, ठीक है। तो मैंने उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे उनके अंदर भी जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं थी उनको लेके आया है, ताकि आप एक बार देख लें। जैसे जो धारा 3 है वो राज्यसभा के सदस्यों की अहर्ता की बात करती है, धारा 4 लोकसभा के लिए सेम कहती है, धारा 5 विधानसभा के लिए सेम कहती है। जो धारा 8 है, दिस इज इम्पोर्टेंट, कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निहरता, यानी कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं अगर आप उन पर अपराधी माने गए तो आप देखिए निहर हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। इसके बाद देखिए इसी की जो धारा क्लॉज 3 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है यदि कोई सांसद या फिर विधायक किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जो कि धारा 8 की उपधारा 1 और 2 में नहीं है। देखिए धारा 8 है, उसके बाद मैं सीधा 3 बता रही हूँ, तो इसमें कहा गया जो 1 और 2 में नहीं है और उसे 2 साल या उससे अधिक के लिए जेल भेजा जाता है, तो रिहाई के समय से 6 साल के लिए वो अयोग्य हो जाएगा। क्या मतलब हुआ भाई, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा, वो सिद्ध भी हो गया, आपने किया था और आपको 2 साल या उससे अधिक की इसके लिए सजा मिली है, तो जिस दिन आपकी रिहाई होगी, मान लीजिए आपकी रिहाई कब हुई, मान लीजिए आपकी रिहाई हो गई 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से अब आने वाले जो 6 साल होंगे तब तक के लिए आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है लेकिन वो जमानत पर जो है चल रहा है और उसने की जो अपील है वो भी अब निपटान के लिए लंबित है, तो भी उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा। ये देखिए हम 8 क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं, कहीं और ये डिफरेंट भी हो सकता है। फिर देखिए धारा 8(4) क्या कहती है, धारा 8 क्लॉज 4, दोषी ठहराए गए सांसद, विधायक और एमएलसी को उसके पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर आप पद पे बने रह सकते हैं, वहाँ पे तो डिस्क्वालीफाई था, बशर्ते कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसले की तारीख के 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपनी सजा के खिलाफ अपील की हो। अगर आपने हाई कोर्ट में अपील कर दी 3 मंथ के अंदर अंदर कि भाई हमको गलत दोषी ठहराया है, जरा आप सुनवाई कीजिए, हमको बरी कीजिए, तो आप जो है अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा जो आपकी धारा 8A है, यानी कि आपकी धारा 8 क्लॉज A, इसमें देखिए भ्रष्ट आचरण होने पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर आपका देखिए सीधा जाता है धारा 29 का, संगम और निकायों का राजनीतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रेशन। आयोग के पास रजिस्ट्रेशन मतलब जो कुछ आप कह सकते हैं निकाय हैं, कुछ संगम है, मतलब कुछ भी लोग मिलकर आए हैं और कह रहे हैं हमें क्या है एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर कर लीजिए, तो ये पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है, तो इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई करने की पावर भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास ही दी गई है, ठीक है। उसके बाद 62 देखिए मत देने का अधिकार, तो अनुच्छेद 326 तो आपको मत देने का अधिकार देता ही है, इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि अगर आप 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं तो मत दे सकते हैं। लेकिन जो धारा 62 है ये भी सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता की सूची में है वो निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का हकदार है। धारा 123, ये जो धारा 123 है ये देखिए बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों रहती है न्यूज़ में, क्योंकि भ्रष्ट आचरण है ना, करप्ट बिहेवियर को ये जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से परिभाषित करती है। उसके बाद धारा 126 ये भी इम्पोर्टेंट है, मतदान की समाप्ति एक बार हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध करती है, ठीक है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं कंडक्ट के बारे में बात की गई है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज जो हमें पता होने चाहिए, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एक्चुअली जो हमें पता होने चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, भारतीय वन अधिनियम 1927। देखिए इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया था ओपिनियन वाले पेज पे, सिटी फॉरेस्ट कैन सिक्योर दिल्ली फ्यूचर। उन्होंने बात की थी शहरों में, खासकर दिल्ली में अगर हम शहरी वनीकरण करें तो ये देखिए एक तरीके से बहुत अच्छा होगा। और इसी आर्टिकल के तहत देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 यानी कि जो आपका वन अधिनियम 1927 है, ठीक है, इसकी बात की गई थी।
तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय वन अधिनियम 1927 पढ़ रहे हैं, राइट। आइए देखते हैं, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 था उसका उद्देश्य वन्य के जो उत्पाद होते हैं उनकी आवाजाही को नियंत्रित करना और उस पर कुछ ड्यूटी वगैरह लगाना था। क्योंकि देखिए 1927 का समय कब का है, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, तो अंग्रेजों को क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए थी, जंगल की लकड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने ऐसे नियम कानून बनाए जो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे, लोकल लोग थे, उनके हितों के विपरीत जाते थे। जैसे ट्राइबल्स वगैरह को उन्होंने रोक दिया था, जो भी वो वनों से चीज़ें, वनों के जो उत्पाद उठाते थे और अपनी जीविका पर डिपेंड रहते थे उसके लिए, तो उन्होंने इन सब चीज़ों पे क्या थोड़े सख्त नियम बना दिए थे। बाद में इनमें संशोधन किए गए और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। ये क्या करता है, किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई जो संरक्षित, आरक्षित या ग्राम सभा वाले वन हैं ये किस एक्ट के तहत घोषित किए जाते हैं, तो आपका जो है 1927 वाला वन अधिनियम। अब देखिए 1865 में जब ये लागू हुआ तो दो बार, एक बार 1878 में और फिर 1927 में इसमें संशोधन किया गया। जो 1878 वाला था वो वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता था और फिर जो 1927 वाला आया वर्गीकृत करने की जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करता है, ठीक है। तो देखिए जो भारतीय वन अधिनियम है, ठीक है, ये वन निर्भर समुदायों के जीवन को प्रभावित करता है क्योंकि इस अधिनियम में कुछ दंड और प्रक्रियाएं दी गई थी जिसका उद्देश्य जो राज्य के वनों पर नियंत्रण के साथ साथ जो वनों पर निर्भर लोग थे उनके अधिकारों की स्थिति को क्या कम करना था। मैंने बताया ना भारत की आज़ादी से पहले की ये बात थी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा इन्होंने चीज़ों को टाइट किया जिसको बाद में आके हमने ठीक किया। अच्छा, इसी वन अधिनियम में फिर संशोधन करके गवर्नमेंट ने क्या किया था, याद कीजिए, जो बैम्बू होते हैं, बांस होता है, उसको ट्री की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया था, है ना। क्योंकि जब उसको ट्री की कैटेगरी में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसको काटने को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, तो उसकी खेती के लिए दिक्कत होती थी, तो इसको ट्री की कैटेगरी से क्या है बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अच्छा, वनों के प्रकार, क्योंकि देखिए बात की गई कि वनों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और फिर ग्राम सभा वाले वन होते हैं जिन पे अधिकार जो है पूरी के पूरी ग्राम सभा का रहता है। आरक्षित वन क्या होते हैं, सबसे अधिक प्रोटेक्टेड होते हैं। किसी भी वन भूमि या फिर बंजर भूमि भी अगर कोई है उस पर सरकार की संपत्ति मान लिया जाता है, ठीक है। जो आरक्षित वन होते हैं उसमें स्थानीय लोगों द्वारा किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना आवाजाही निषिद्ध होती है। उसके बाद संरक्षित वन आते हैं। राज्य सरकारों को आरक्षित भूमि के अलावा, ठीक है, इसके अलावा किसी भी भूमि को आप कह सकते हैं इसका गठन करने का अधिकार है। सरकार का मालिकाना अधिकार होता है और इनके उपयोग के संबंध में नियम भी वो जारी कर सकती है। लेकिन अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए, ज़्यादा टाइट नॉर्म्स की बात की जाए, तो सबसे बड़ा जो है प्रोटेक्टेड वो आरक्षित वन होते हैं। इससे थोड़ा सा लूज जो है संरक्षित वन होते हैं, एंड देन जो है आपके ग्राम वन आते हैं। एक बेसिक आइडिया है, बस पता हो कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अगर एक आप कह सकते हैं समझ विकसित हो जाएगी तो क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफरेंट भी आएगा तो हल करने में आसानी होगी, राइट। अब देखिए हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। न्यूज़पेपर में देखिए अब बताया जा रहा है कि जो हमारा नेशनल असेसमेंट सर्वे है वो देखिए रिलीज़ किया गया है शिक्षा के मंत्रालय के द्वारा। उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये शिकायत की है कि ऑफलाइन मोड में वो बेटर पढ़ पाते थे, बेटर समझ पाते थे, अपने सहपाठियों के साथ बेटर कोऑर्डिनेट कर पाते थे, लेकिन जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं हम अपने रियल एक्सपीरियंस में भी देखते हैं तो ठीक है, जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो मोर डिसिप्लिन्ड होते हैं, हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, लेकिन जो फ़ोन के साथ पढ़ाई होती है वेरी डिस्ट्रैक्टेड, है ना, आप समझते ही होंगे। तो खैर ये तो है, लेकिन अभी देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ डिटेल हमें दी गई है। तो देखिए जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंदर भी जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है उन्होंने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ठीक है, आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे 2021 को जारी किया है। ये देखिए हर 3 साल बाद जारी होने वाला सर्वे है इन जनरल,
कोविड को हटा दीजिए। और जो लास्ट जारी हुआ था वो देखिए 2017 में हुआ था। कौन कौन सी क्लासेस के बच्चे इसके अंदर कवर किए जाते हैं, तो तीसरी कक्षा, 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्रों की जो सीखने की क्षमता है, भाई उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, उनकी पढ़ाई लिखाई वो कैसी चल रही है, उस पर समग्र विश्लेषण कर देश के स्कूली शिक्षा तंत्र की कैसी हेल्थ है उसको ये जांचता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया 22 भाषाओं में कुछ एक प्रश्नावली तैयार की गई इस सर्वे के लिए। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि ये पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए असेसमेंट करता है, तो इस स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कई बार आपको ये नहीं रटना होता कि इन 4 क्लासेस के नाम रट ले, लेकिन ये बस पता होना चाहिए क्या शुरू से लेकर आखिर तक सबके लिए है या अलग है। इतना अगर पता है तो आंसर सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 500 नंबर के स्केल पर इनका मूल्यांकन किया गया। ये जो सर्वे हुआ ये CBSE ने पूरे देश में एक ही टाइम में करवाया। सर्वे को देखिए किसका तकनीकी प्लेटफॉर्म पे लिया गया, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सर्वे जो हमारा है यानी कि NIC। ठीक है, सर्वेक्षण में जो 38% छात्र थे उन्होंने माना कि देखिए कोविड के दौरान पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, इसके अलावा देखिए सर्वे में निकल कर आया 34 लाख छात्र छात्राओं में से 24% ऐसे थे कि कोविड के टाइम पर, महामारी के टाइम पर उनके पास कोई भी डिजिटल साधन नहीं थे, और 80% ने माना कि वो ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा बेहतर थी। तो चीज़ें निकल कर आती हैं। तो इसलिए जो ऑनलाइन एजुकेशन पे इतना एम्फेसिस हो रहा है कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन फिर भी एक मिडिल पाथ निकालने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ हमारा ये 5वां टॉपिक कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी समाप्त होता है। मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी को बेहद धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।